ये 3 जनवरी 2022 का सीटेट का सेकंड पेपर का सीडीपी का क्वेश्चन है। इसमें आज हम 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विकासात्मक कार्य। विकास के प्रत्येक चरण के सामाजिक अपेक्षा को विकासात्मक कार्य कहा जाता है। मुख्य विकासात्मक कार्य शारीरिक संज्ञानात्मक कौशल है जिससे शारीरिक को मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा है विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा एक, शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। विकास जो होता है हमारे शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। इस विकास को अधोगामी विकास कहते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण होता है, फिर हृदय का। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास मध्य बालावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। तर्क है, मानव मध्य बालावस्था के चरण के बाद नई चीज़ें नहीं सीख सकता। ये जो दोनों कथन है वो दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों गलत है। नेक्स्ट देखते हैं ऐसा क्यों वो दोनों गलत है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास जो है शैशव अवस्था से शुरू होकर वयस्क होने तक चलता रहता है। संज्ञानात्मक विकास जो है तंत्रिका विज्ञान मनोविज्ञान का एक अध्ययन है। दोनों का एक कंबाइंड अध्ययन है जिसमें बच्चों द्वारा सूचना का प्रसंस्करण, भाषा सीखने तथा मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बालक शैशवावस्था से नई चीज़ों को सीखता है तथा जीवन के अंतिम क्षण तक नई नई चीज़ों को सीखता रहता है। इस तहत ये दोनों जो कथन है वो खंडित हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य डैश रियलिटी शो के दृश्य को दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणी करती है। यह परिस्थिति बच्चों के सामाजिकरण में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाती है। यहाँ पे मीडिया की बात की गई है। रियलिटी शो यानी कि जो भी मीडिया है उसकी बात की गई है, क्योंकि धार्मिक संस्थान यहाँ पे नहीं होगा, परिवार नहीं होगा, विद्यालय भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? तो 5 का आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। और इस समय जो आयु होती है 7 से 11 वर्ष की होती है। तो संज्ञानात्मक विकास बच्चे के इंद्रिय और उसके गति के उपयोग से शुरू हो जाता है। 5 का आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है डैश कहलाती है। वो संतुलीकरण कहलाएगा। संतुलीकरण जो है के माध्यम से ही बालक में अस्थायी समझ का विकास होता है और उसकी परिपक्वता को भी वो प्रदर्शित करता है। तो संतुलीकरण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह डैश का उदाहरण है। तो ये पार का उदाहरण है। लेव वाइगोस्की ने पार के बारे में बताया था और ये रशियन मनोवैज्ञानिक है। तो जब कभी भी इस तरह से बच्चा फंसता है कहीं पे और थोड़ा सा आप उसको सपोर्ट कर देते हैं किसी भी तरह से, थोड़ा उसका क्वांटिटी भी हो सकता है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे या ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और इस तरह से अगर वो अपना समस्या को खोजने में सफल हो जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्ट 7 का 1। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने
कहा है कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। ये बताया है ले वाइगोस्की ने। ठीक इसके विपरीत अगर कथन लिखा होता कि सहयोग की प्रक्रिया नहीं है तो हो जाते जीन पियाजे जी। तो 8 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उनके सिद्धांत में नाड़ी परिप्रेक्ष्य का जो है ना भाव वो गौण है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना यह है कि उनके सिद्धांत में नाड़ी का जो परिप्रेक्ष्य है वो गौण है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में अपने नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया, जिसे 3 स्तरों और 6 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। हावर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है? तो इनके द्वारा जो प्रस्तावित बुद्धि है वो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर नहीं होगा। व्यवहारिक बुद्धि के बारे में इन्होंने नहीं बताया था। इसके अलावा भाषागत बुद्धि, तार्किक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, दैसिक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, इन सब बुद्धियों के बारे में उन्होंने बताया था। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? तो विविध स्पष्टीकरण जो है ये संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। संरचनात्मक विकास का मतलब होता है, संरचनात्मक विकास जो है ना ये संरचनात्मक शिक्षण के द्वारा होता है। जैसे कि विविध स्पष्टीकरण से समझाए गए विषय बालकों में संरचनात्मक विकास करते हैं, जो बालकों में चहुमुखी विकास के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो विविध स्पष्टीकरण के थ्रू बालकों में हम संरचनात्मक विकास कर सकते हैं। बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? 12 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा दे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 12 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अब देखेंगे 13 नंबर। वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि एक मिनट यहाँ पे क्या लिखा है मैं बता दूँ। जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए। तो यहाँ पे उनका कौन सा संदर्भ जो है सही हो जाएगा? तो 13 का यहाँ पे आप लोग बताएंगे 13 का क्या सही हो सकता है? अधिक संभावना कि वे जेंडर रूढ़िवादी को पालन कर रहे हैं, ये नहीं होगा। ये हो जाएगा अधिक संभावना कि वे जेंडर पृथक्करण का पालन कर रहे हैं। 13 का जेंडर रूढ़िवादियों का अनुसरण कम संभावना की वे 13 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कम संभावना है कि वे जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना अपने जेंडर के अपोजिट काम करते हुए दिखाए जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? आकलन के उद्देश्य BCD हो जाएंगे। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, और डर तो होगा नहीं, इसलिए BCD सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 15 है गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में सहायता करता है? तो गत्यात्मक मूल्यांकन जो है बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है। 60 नंबर क्वेश्चन है।
प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए? ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अध्यापक केंद्रीय पाठ्यक्रम को लागू नहीं करना है, टीचर के अनुसार पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। तो देखते ही समझ में आ जाएगा, तो ऑप्शन थर्ड सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृत करना, उसकी विविधताओं को स्वीकार करना, ये ज़्यादा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता, बेचैन रहता है और वस्तुएं खो देता है, ये गुण निम्न में से किसके संकेतक हैं? अवधान न्यूनता, अति सक्रियता विकार के संकेत है ये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में बच्चा बेचैन रहता है, अपनी वस्तुएं खो देता है, निर्धारित और नियुक्त स्थान पर नहीं बैठता है। तो ये सब इसके लक्षण है और ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापिका को ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा न देख पाए। जब विद्यार्थी चेहरा देख रहा हो तब उससे में बोलना चाहिए। ये श्रवण बाधिता वाले बच्चे से के बारे में है, तो जब देख पाएगा तो एक दूसरे की भाव को समझ पाएगा, इसलिए ऐसा कहा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतःदृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं, वे किसे समुन्नतः करती हैं? ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। सृजनात्मकता को ये बढ़ावा देती है। ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावना है, वे सृजनात्मकता को समुद्ध करती हैं। सृजनात्मकता का मतलब होता है किसी भी समस्या का समाधान निकालना, नया कुछ रचना, आविष्कार करना, पुनर्सृजित करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। अगर उसकी जो कुछ ज़रूरतें हैं व्यक्तिगत तौर पे आप सहायता कर सकते हैं एज ए टीचर, तो आपको उसकी ज़रूर सहायता करनी चाहिए ताकि वो भी अच्छा मार्क्स ला सके। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना आवश्यक है। सही है। अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है। 22 का ऑप्शन जो थर्ड है वो सही हो जाएगा, क्योंकि पहला जो कथन है वो सही है बट तर्क जो है गलत है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालयों को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देना चाहिए? तो ऑप्शन फर्स्ट, विद्यार्थी विद्यालयों में स्वयं को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो है ये कथन सही हो जाएगा, क्योंकि विद्यालयों में बात कर रहा है। तो ऐसे क्या होता है ना, विद्यार्थी एक दूसरे से कंपटीशन की उसमें भावना को जन्म देती है, जो मुख्यतः ज़्यादा अंक लाने पर आधारित होता है। तो जो विद्यार्थियों के लिए नकारात्मक विकास में सहयोग प्रदान करती है। तो इस तरह से ये जो है ना कथन चुनौती देता है सफलता कि किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए। तो इस धारणा को चुनौती देना है, इसलिए ये सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 23 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, किस संप्रत्यय को पढ़ते समय एक अध्यापिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? 24 का फोन नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गैर उदाहरणों और अपवादों के सम्मिलन का वर्जन करना चाहिए। कभी भी पढ़ाते दूसरे एग्जाम्पल और अपवाद का सम्मिलन करने से बचना चाहिए, उसको शामिल करने से बचना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए? संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम जो कराया जाता है, स्ट्रक्चरल एक तरह से बोल सकते हैं। तो ये सही हो जाएगा और ये ज़्यादा माइंड में स्टोर रहता है और ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है?
तो रुचि जो है ना वह अभिप्रेरणा का उदाहरण है, क्योंकि रुचि जो अंदर से इंटरेस्ट यानी कि अंदर से आता है, ना कि बाहरी तौर पे। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा? तो निराशा जो है ना अधिगम में बाधक रहता है। जब हम सोच लेते हैं कि क्या ही हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, अच्छा हो ही नहीं रहा है, किधर भी मार्क्स कम आ रहे हैं, ऐसा सोचने से जब निराशा आने लगता है तो ये उसके अधिगम को सहायता तो नहीं करेगा। बाकी जो है उत्सुकता, जिज्ञासा, कृतज्ञता, ये पॉजिटिव वर्ड है और कहीं ना कहीं उसको सहायता करता है, ज़्यादा सहायता करता है, इसलिए ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा में जल संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगहीन नहीं है। एक अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। बच्चे की इस भ्रांति पर अध्यापिका की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? इस जवाब को ऑप्शन नंबर 3 जो है 28 का सही आंसर हो जाएगा। इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए। जब ऐसी बात आती है तो अध्यापिका द्वारा पूछे जाने पर जब बच्चा बताता है तो उस बात को मानना चाहिए और जल के गुण और उसकी विशेषताओं को भी बताना चाहिए शिक्षिका को। बच्चों को यह भी बताना चाहिए कि नाले का जल क्यों गंदा है, क्यों वो ऐसा दिख रहा है और क्यों वो रंगहीन नहीं है। तो बच्चे कहीं ना कहीं ये सब जिसके बहुत सारा थॉट उनके माइंड में आता है, जैसे यहाँ बता रहा है कि रंगहीन नहीं है, इस पर अपनाना चाहिए, आंसर को एक्सेप्ट करना चाहिए और फिर एक्सप्लेन करना चाहिए टीचर को। तो अच्छी बात बताई गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका 28 का सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है? सांस्कृतिक संदर्भ पर ज़्यादा बल देता है। आडंबर जो है एक तरह से आडंबर मुक्त समाज में बच्चों का स्वतंत्र मानसिक विकास प्रगतिशीलता का सूचक होता है। सही है। और जब जहाँ पे आप किसी इस तरह का कुछ गतिविधि नहीं देता होता है और तो वहाँ पे मानसिक विकास ज़्यादा प्रगतिशील तरीके से होता है। प्रगतिशील समाज व सांस्कृतिक आधुनिकता के पोषक होते हैं। इसके अंतर्गत यदि समाज तथा संस्कृति शिक्षित एवं स्वस्थ होगी तो उस समाज में रहने वाले बच्चे का जो विकास होगा, उसके सीखने की उत्सुकता भी बढ़ेगी। तो ये एक सामाजिक संदर्भ जो है ना, इसकी महत्ता पर बल दिया जाता है। इनाम और दंड, प्रतिपादक अध्ययन और स्टैंडर्डाइज आकलन, ये सब नेगेटिव हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और माफ कीजिएगा, अधिगम सबसे अधिक